नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका बायोलॉजी का अगला क्लास। इससे पहले के क्लासेस में हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऐसे बहुत सारे सिस्टम हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, है ना, कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र, है ना, आपका बहुत सारे हम सिस्टम पढ़ चुके हैं। और आपको उसी क्रम में पढ़ते पढ़ते फिर आपका रक्त परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम लास्ट हम यही पढ़े थे। उसी क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते अब हम आज आपका जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आप लोगों को लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत सारे और टॉपिक बचे हैं छोटे छोटे। कहने मतलब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मार्केट में इस टॉपिक के बारे में ना बच्चों के मन में ना ट्रेंड बने रहता है, मतलब बच्चे इसको मजाक का टॉपिक बना के रखे हुए हैं और इंटरेस्ट, मतलब कि हंसी मजाक का टॉपिक बना के रखे हुए हैं। मतलब समझिए, मैंने अभी तक बॉडी का इतना सारा सिस्टम पढ़ाया आप लोगों को, मगर आप लोगों को बॉडी का इतना सारा सिस्टम पढ़ने पर कहीं आपको हंसी नहीं आई होगी, आप लोगों मन में वो ऐसा फीलिंग नहीं आया होगा ऐसा टाइप का, है ना। मतलब नकारात्मक, मतलब ये दिखाता है कि बच्चों की बुद्धि जो है ये हमारे आसपास के समाज ने, हमारे आसपास के जो मल्टीमीडिया है, इन्होंने कितने ज़्यादा कुंठित कर रखा है। मतलब अपने शरीर के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तब भी शरीर के बारे में पढ़ते हुए भी अपने शरीर के अंगों को जान रहे हैं, उनकी विशेषताओं को जान रहे हैं, सभी अंगों को जान रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर अपने जब प्रजनन अंग को जान रहे हैं, अपने प्रजनन तंत्र को जान रहे हैं, जब आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जान रहे हैं, रिप्रोडक्शन सिस्टम को जान रहे हैं, तो बच्चों को बहुत मज़ा आता है ऐसा करके। तो ये सब ना दिखाता है कि आपकी कितनी बुद्धि कुंठित है। इसकी वजह से आप देखेंगे और इसी का फ़ायदा उठाते हैं हमारे यूट्यूब के ऑनलाइन के मार्केट वाले, और ऑफलाइन में तो पढ़ाया ही नहीं जाता है। तो ऑनलाइन मार्केट वाले क्या फ़ायदा उठाते हैं, हाँ तुरंत लिखो यहाँ पे लगा दो प्रजनन तंत्र, एक तरफ मेल आपका जनन तंत्र दिखाओ, एक तरफ फीमेल जनन तंत्र दिखाओ, बच्चे सट से खींच के आएंगे और बच्चे वहाँ क्लास में बहुत मज़ा लेंगे। हाँ अरे भाई, अब तो बच्चों को लगता क्या उस चीज़ से, बच्चों को लगता है कि हाँ भाई अगर जनन होगा, किसी बच्चे का इस धरती में जन्म होगा तो केवल आपका सेक्स के थ्रू होगा। तो ये तो सही बात है, सेक्स के थ्रू ही होगा। उनको ये लगता है कि सेक्स केवल उनका लैंगिक होगा, अर्थात लैंगिक सेक्स होगा या लैंगिक जनन होगा, ठीक। मगर आपको बता दूं कि सेक्स सिर्फ अलैंगिक नहीं, इसके अलावा अलैंगिक जनन भी होता है, जब बिना आपके जनन तंत्र के भी अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, ठीक। चलिए, कितना आपको पहले तो ये समझ में आया कि हाँ सर, जनन जो है इस दुनिया में, इस धरती में अगर कोई इंसान आता है तो सिर्फ भौतिक रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप बना करके ही नहीं, उसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र के बहुत सारे अलग अलग आयाम हैं। और आजकल जो एग्जामिनर वो जानता है कि बच्चे केवल लैंगिक जनन को जानते हैं, और लैंगिक जनन में भी केवल आपके मेल और फीमेल के जो ऑर्गन होते हैं उनके बारे में रस के साथ पढ़ते हैं, चाव लेकर के पढ़ते हैं, इंटरेस्ट लेकर के पढ़ते हैं। तो जानता है एग्जामिनर कि हाँ बेटे बच्चे इसको तो पढ़ रहे हैं ध्यान से, मजा ले लेकर के, तो यहाँ क्वेश्चन नहीं देना है। और अब पूरा क्वेश्चन चल जाता है ये मेल और फीमेल जो इंसान मनुष्य वाले हैं, एनिमल वाला जो हिस्सा है, इससे खसक करके, इससे क्वेश्चन खसक करके चल जाता है पूरा आपका लैंगिक और लैंगिक दोनों से मिला करके प्लांट के सेक्स पर, फंगाई के सेक्स पर, फंगाई के जनन पर, फंगाई के रिप्रोडक्शन पर, प्लांट के रिप्रोडक्शन पर, है ना। तो ये वायरस, बैक्टीरिया, हाइड्रा वाइड्रा, ये सब के जैसे आप सुनते होंगे बार बार कि बताइए हाइड्रा जो है वो कैसे अपनी संतान की उत्पत्ति करता है, वो कैसे अपना जो रिप्रोडक्शन करता है, वो आपको ऑप्शन दे देगा। पहले आप समझिए इस चीज़ का महत्व, क्या आपको कितना ज़्यादा बुद्धि को कुंठित करके रखे हैं और आपकी पढ़ाई की दिशा कितनी गलत है। क्वेश्चन ये, हाइड्रा कैसे प्रजनन करता है, हाइड्रा रिप्रोडक्शन कैसे करता है, आपसे पूछ लेगा, आपको ऑप्शन दे देगा। आप में से जितने बच्चे हैं कमेंट करेंगे इसका आंसर बिना कोई नकल के, बिना कोई नकलची के, क्योंकि मैं जानना चाहूँगा कि आप में से कितने सही परसेंट बच्चों को सही में सही ज्ञान है, और अगर ज्ञान नहीं है तो आप बताएंगे, तो जब ज्ञान नहीं तब मैं आपके ज्ञान के नीचे स्तर पर आपको पढ़ाऊँगा, ताकि आपको हर एक चीज़ बेस के साथ क्लियर हो जाए। समझ में आ गया बात।
और अगर आप लोग चोरी करेंगे, अपना मन चुराएंगे कि यार कौन लिखे, हटा वटा ऐसा करेंगे, तो उसमें नुकसान सिर्फ आपका है, क्योंकि मैं नीचे का जो बेस है वो आपको खोखला कर दूंगा। और आपका जैसे हर टीचर करते हैं सिर्फ यही पढ़ाते हैं, मेल फीमेल के सेक्स ऑर्गन पढ़ाते हैं, और लोग बड़ा चाव सब पढ़ के जाते हैं, एग्जाम से एक क्वेश्चन नहीं आता। यहाँ से 2 एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बस, कि जो मेल होते हैं वहाँ टेस्टोस्टेरोन वाला क्वेश्चन आएगा, टेस्टोस्टेरोन वाला, टेस्टोस्टेरोन, और यहाँ फीमेल वाले का आपका जो सेक्स हार्मोन, उसमें आपका एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरोन करके पढ़ेंगे आप, बस इतने ही पढ़ाते हैं। हो गया लो 2 मिनट क्वेश्चन खत्म। कि मेल के में टेस्टोस्टेरोन का बहुत बड़ा योगदान है प्रजनन के समय में, और फीमेल के में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का। मगर मुद्दा वो नहीं है ना, क्वेश्चन वहाँ से नहीं आने वाले। अब ये क्वेश्चन आती है कि हाइड्रा कैसे रिप्रोडक्शन करता है, हाइड्रा प्रजनन कैसे करता है। आपको ऑप्शन देगा, बताइए। फ्रैगमेंटेशन, भी आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पार्टनर एसिमिलेशन, एंड डी आपका बर्डिंग। बताओ भैया, बर्डिंग को जिसमें इसका हिंदी मुकुलन बोलते हैं, मुकुलन। ये आपको पार्टनर एसिमिलेशन मतलब उससे साथी के साथ की वो संबंध स्थापित कर करके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जैसे इंसानों में होता है उस तरीके से, और फ्रेगमेंटेशन मतलब फ्रेगमेंटेशन मतलब अपने आप से टुकड़ा तोड़ करके, मान लीजिए ऐसा है हिस्सा, तो अपने को ये अपने हिस्सा तोड़ देगा, तोड़ करके उससे नया बना देगा, है ना, ये अपने ऐसा हिस्सा तोड़ देगा उससे नया बना देगा, वो फ्रेगमेंटेशन है। चारों को बता दिया, इस क्वेश्चन का आप आंसर देंगे। तो एग्जाम में आजकल इस सेक्शन से क्वेश्चन आने लग गए हैं। बताइए आपके जो प्लांट वाले हिस्से हैं इनमें कैसे होता है रिप्रोडक्शन या प्रजनन। ठीक, तो चलिए, आपको जब मत तो आप समझ गए कि हाँ सर सही बोल रहे हैं। पहली बात तो ऑफलाइन कोचिंग में टॉपिक पढ़ाते ही नहीं है, और जहाँ ऑनलाइन पढ़ाते भी हैं सर हम लोगों को, तो ऑनलाइन सही बोले सर सिर्फ इस पर ही फोकस करते हैं लोग, ये वाले हिस्से पे फोकस करते हैं, इस सब को सही वाले में जानकारी हमको कोई नहीं देता है। और क्वेश्चन यहाँ से आता है कि बताइए हाइड्रा कैसे करता है, तो हमको नहीं पता होता है। वहाँ लिखता है कि बताइए प्लेटिपस कैसे करता है, तो नहीं पता होता है ना। चलिए भैया, उसी से एक चीज़ में हम आगे बढ़ते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं एल्गीज, वो कैसे करते हैं, है ना। चलिए हम देखेंगे, सब चीज़ आपको आगे जानने मिलेगा इस क्लास में। तो आते हैं आपके मेन मुद्दे पे। ठीक, चलिए, हमेशा इनकी जैसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, यही दुआ है मेरी आप सबके लिए। अब आते हैं अपने मुद्दे पर। चलिए भैया, सर मुद्दा क्या है, क्या आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका प्रजनन, ये सर आपका रिप्रोडक्शन। ठीक है सर, अब बार मैं प्रजनन रिप्रोडक्शन दोनों सब नहीं लिखूंगा, ठीक है। हाँ सर, एक बार आपको हिंदी इंग्लिश में दे दिया तो दे दिया। तो आप सबसे पहले बताइए सर, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिप्रोडक्शन, ये प्रजनन के क्या उद्देश्य हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, पहले तब ये बताइए। सब्जेक्ट पढ़ाना मैटर नहीं करता, पहले तो उसका भाई हमको उसका वैल्यू पता होना चाहिए कि दुनिया में रिप्रोडक्शन होता क्यों है। चलिए आप लोगों के लैंग्वेज में बताइए, आपके माता पिता ने आपको पैदा क्यों किया। एक पेड़ से दूसरा पेड़ क्यों बनता है, एक मछली से दूसरी मछली, एक जानवर से दूसरा जानवर क्यों बनता है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी क्यों बनती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के साथ साथ एक संसार से दूसरा संसार क्यों बनता है, और इस धरती पर जीवन कैसे अपना चक्र बनाए रखती है रिप्रोडक्शन के थ्रू। तो रिप्रोडक्शन का उद्देश्य क्या है। आप लोगों मन में 10 ख्याल आ रही होंगी, तो उस 10 ख्याल को जब मैं यहाँ से 2 शब्दों में लिखूंगा या 2 लाइन में लिखूंगा, तो आप संतुष्ट रहेंगे, हाँ सर ये सही बोल रहे हैं आप। देखिए, जैसे मैं अपने माता पिता से उत्पत्ति हुआ है मेरी, ये मैं जन्म लिया हूँ इस धरती पर, तो रियल में लोग क्या करना चाह रहे हैं भाई, लोग मेरे को हमेशा मेरे संरक्षण करके रखते हैं, मेरे को बचा करके, पढ़ा करके, लिखा करके, ताकि खिला के पिला के, खिलाते पिलाते क्यों, खाना अच्छे से, ताकि मैं मेरे खाना पीने जाए तो मेरा शरीर भाई बलिष्ठ हो, तंदुरुस्त हो, मजबूत हो, है ना। मेरे को बचा के रखते हैं भी कि धूल डस्ट मिट्टी उट्टी से, ताकि मेरे को बीमारियाँ ना हो, उससे मेरा संरक्षण कर रहे हैं। खिला करके मेरा कुपोषण से मेरा संरक्षण कर रहे हैं। पढ़ा लिखा करके मेरा आजकल के वर्तमान दुनिया का जो
कंपटीशन का दुनिया है, जहाँ आदमी स्टेबल नहीं हो पाएगा बिना पढ़ाई लिखाई के, अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा बिना पढ़ाई लिखाई के, उससे मेरा संरक्षण कर रहे हैं। मतलब सबसे पहली बात तो सेक्स का क्या आपने प्रजनन क्यों करता है आदमी, तो इसके दो उद्देश्य आप लिखेंगे। सर पहला आपका व्यक्तिगत संरक्षण, व्यक्तिगत संरक्षण आदमी इसलिए प्रजनन करता है व्यक्तिगत संरक्षण के लिए। और दूसरा जो उद्देश्य लिखेंगे आप उसका, तो लोग चलिए इंग्लिश में लिख देता हूँ। तो ऐसे केवल दो उद्देश्य आप समझ के रखेंगे सर, दो उद्देश्य। पहला व्यक्तिगत संरक्षण या व्यक्ति विशेष का संरक्षण, प्रिजर्वेशन ऑफ इंडिविजुअल, ठीक दोस्त, हाँ सर। दूसरा आपका जो मेन है, जब एक एक आदमी मान लीजिए आप मेरा संरक्षण हुआ, मेरे भाई का, मेरी बहन का, मेरे और फैमिली में सबका संरक्षण हुआ, तो पूरा एक क्या हो गया सर, पूरा आपका एक सर मेरी मानव जाति की संरक्षण हो गई। जब एक एक व्यक्ति का संरक्षण करेंगे तो पूरे मानव जाति का संरक्षण होगा। तो बस व्यक्ति से मिलकर के जाति बनता है, तो लिखेंगे वैसे ही कि जाति की श्रृंखला का का बनाए रखना, ठीक। इसको आप ऐसे समझिए सर, जाति की श्रृंखला का बनाए रखना कहने का मतलब क्या है कि मैं मानव जाति का हूँ, हाँ सर। तो मानव जाति अपनी जाति बचाए रखना चाहती है, इसलिए मानव में भाई प्रजनन होता है, मानव में रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है सर। एनिमल अपनी जाति बचाए रखनी चाहती है, इसलिए प्रत्येक एनिमल में, प्रत्येक जीव में, प्रत्येक प्लांट में, सब में अपनी जाति को बचाने की कैपेबिलिटी होती है कि हम अपनी जाति को बचाए, वरना हमारी जाति विलुप्त हो जाएगी। इसीलिए पहले व्यक्ति विशेष का संरक्षण, और जब वो हो जाए, ये व्यक्तिगत या व्यक्ति विशेष का संरक्षण, और दूसरा जब वो हो जाए प्रिजर्वेशन ऑफ इंडिविजुअल, तो उससे मिल करके ही आपका पूरी जाति का संरक्षण होगा, तब आपकी जाति की श्रृंखला बने रहेगी। तो दोनों आपको समझ में आया? हाँ सर, एक एक व्यक्ति से मिल करके ही पूरा आपका जाति बन जाता है। जब व्यक्ति का संरक्षण कर रहे हैं, कहने का मतलब आप पूरी जाति का संरक्षण कर रहे हैं। जब हर एक व्यक्ति का संरक्षण करेंगे, अर्थात आप पूरी जाति का संरक्षण करेंगे, पूरी जाति की श्रृंखला को बनाए रखेंगे कि हमारे बाद इनकी श्रृंखला आएगी, हमारे बाद इनकी श्रृंखला आएगी, खत्म। चलिए भैया, तो यही दो उद्देश्य है ओनली, इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं है। इसको लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, लिखेंगे maintain the chain of the species, ठीक। चलिए भैया, अब ये तो आपको उद्देश्य पता चल गया। अब हम सीधे इसके अंदर प्रवेश करेंगे और इसकी गहराई में हम उतरेंगे। वहाँ आप लोगों को ये क्लासेज जो है, अब आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग वाला कोई सेक्शन बचा नहीं है, तो आप भी जानते हैं भाई, यहाँ सर एक मेल सेक्स ऑर्गन होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन होगी, दोनों से बच्चे की उत्पत्ति होगी। तो ये सर ये आपके दो जहाँ आपके जरूरत पड़ते हैं, दो पेरेंट्स, वो वाला सेक्स हो गया सर। यहाँ जो अकेला है वो अपने में से ही अपने बच्चे की उत्पत्ति कर लेता है। जैसे अमीबा क्या करता है, मान अमीबा है आपका, तो अपने में से ही पहले इसका जो केंद्रक है, इसका न्यूक्लियस है, तो अपने में से ही इसका केंद्रक अपने केंद्रक को दो हिस्से में तोड़ने की कोशिश करता है। तो उसके बाद क्या करता है, ये अपने एक हिस्सा बना देगा, अपना एक हिस्सा बनाता है। फिर क्या करता है अमीबा, या जो एक हिस्सा बनाए इसको अलग, और इसको अलग, इससे दो ठो बच्चे निकल जाते हैं, अर्थात एक अमीबा अपने में से दो अमीबा बना दिया। तो ये देखिए अपने में से जनन कर दिया, या इसको किसी भी मेल या फीमेल की जरूरत नहीं पड़ी, खुद से उत्पत्ति कर दिया। तो हाँ सर, ऐसा भी होता है सर, प्रजनन, रिप्रोडक्शन। हाँ सर, तो ये विखंडन हो रहा है, तो समझ में आया। पूछते आपसे, बताइए जो अमीबा है वो कैसे आपका रिप्रोडक्शन करता है। तो हाँ सर, विखंडन की वजह से, विखंडन की प्रक्रिया को अपना करके अपना रिप्रोडक्शन करता है, क्योंकि विखंडित हो गया ना वो दो हिस्से में। हाँ सर, फिजन की प्रक्रिया। हाँ सर, चलिए, तो आगे सबको सब पढ़ने मिलेगा। अब मैं आप लोगों से बस इस समझ की उम्मीद करता हूँ कि इसको आप लोग बहुत सीरियसली तरीके से पढ़ें, इसको कॉमेडी मजाक या जोक तरीके में ना बनाए, नहीं तो अगर इसका मजाक बनाएंगे तो आप भी एग्जाम में आपका मजाक बन जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका जो ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम हम पढ़ेंगे या ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, सिर्फ उसको ही रस के साथ ना पढ़ने के बजाय जो इससे पहले मैं जितना पढ़ाऊंगा आपको, इसको रस के साथ पढ़िए, क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आते हैं दोस्त।
और जब वहाँ भी पढ़ाओ तो वहाँ भी सीखने के उद्देश्य से आइए, हंसी मजाक के उद्देश्य से नहीं। और मैं ये जानता हूँ कि हमारा जो एनालाइजर का परिवार है इसमें सब पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो यहाँ सब सिंसियरली क्लास को अटेंड करते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। ठीक, तो चलिए आज आपका चालू करते हैं और सीधा आते हैं मेन मुद्दे पर। उद्देश्य अब देख लिया, आइए नेक्स्ट पेज पर। तो देखते हैं सर, सबसे पहले सर आपका प्रकार देखते हैं हम। क्या देखते हैं सर? प्रकार। तो लिखिए सर रिप्रोडक्शन, एकदम धीरे धीरे चलेंगे। दो उद्देश्य थे, हाँ सर, रिप्रोडक्शन या जनन, इसके टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं सर? जैसे दो उद्देश्य थे तो इसके भी दो टाइप्स होंगे। ठीक, ठीक है। हाँ, एक है आपका अलैंगिक, या लिंगों का आवश्यकता नहीं पड़ता, अलैंगिक, लैंगिक, असेक्सुअल, और दूसरा है आपका लैंगिक या सेक्सुअल। तो हाँ सर, इसका बारे में तो हमको जानकारी है। हम इंसान इसी से उत्पत्ति हुए हैं, कई पेड़ भी इससे, पेड़ों में भी ये होता है, और कई जीव जंतुओं में तो अक्सर पाया जाता है। हाँ सर, मगर सर इसके बारे में हमारी जानकारी और नॉलेज बहुत कम है। जैसे अमीबा देखिए, इसको किसी पार्टनर की, यहाँ पार्टनर की आवश्यकता होती है, किसी पार्टनर की आवश्यकता नहीं, जैसे अमीबा का आप बताया वैसा। हाँ सर, पहली बात तो सर दो टाइप के होते हैं, दो उद्देश्य थे तो दो ही टाइप के इनके में भाई रिप्रोडक्शन या जनन होता है। ठीक, हाँ सर, जैसे आपको हम बताया ना, यहाँ सिंगल पेरेंट का आवश्यकता होता है, यहाँ सिंगल पेरेंट की आवश्यकता होती है, इसने याद रखेंगे। जैसे आपको पीछे एग्जाम्पल दिया था अमीबा वाला, जैसे कि अमीबा, जैसे सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक ही पार्टनर है वहाँ पर। जैसे सिर्फ एक सिंगल अमीबा था, ये अपने से टूट करके दो छोटे छोटे अमीबा बना दिया, है ना। हाँ सर, जैसे तुरंत नहीं होता, आपको चरण बताया था कि पहले अपने न्यूक्लियस को, ये क्वेश्चन पूछता है कि पहले तो भाई ये किस में आता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है अमीबा। हाँ सर, दूसरा पहले इसमें विभाजन कैसे होता है? तो पहले अपने न्यूक्लियस को दो हिस्से में तोड़ता है, उसके बाद अपने आप को दो हिस्से में तोड़ता है। ठीक, तो हाँ सर, ये भी क्लियर हो गया। हाँ सर, तो अमीबा वाला एग्जाम्पल आपका सिंगल पेरेंट का है। ठीक, जहाँ किसी एक पेरेंट की आवश्यकता है। और लैंगिक वाले में आपको सर ड्यूल पेरेंट या डबल पेरेंट की जरूरत आवश्यकता होती है सर। डबल पेरेंट या आपका ड्यूल पेरेंट की आवश्यकता होती है, मतलब एक मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम अरे आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या दो आवश्यकता पड़ती है। हाँ सर, जैसे आपका इसमें जानते हैं सर, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पुरुष और आपकी महिला या नर या मादा। ठीक, हाँ सर, ठीक, जैसे आपका पुरुष का स्पर्म और मादा का आपका एग। ठीक है, पुरुष का स्पर्म बोले तो शुक्राणु। चलिए आप लोगों को ये और चीज़ बताऊंगा, अभी यही बता देता हूँ, जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब पता ही नहीं होगा। आप लोगों को, आप अपने शरीर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, आप लोगों को ये चीज़ जान करके होगा। बताइए, आप ऐसे लिख करके देंगे आंसर, है तो क्लास के लास्ट में बताऊंगा मैं। वीर्य, ठीक, वीर्य और स्पर्म क्या दोनों एक हैं या दोनों अलग अलग हैं? दोनों एक हैं तो कैसे हैं, दोनों अलग हैं तो कैसे हैं? ये लिख करके आप कमेंट कीजिएगा। सुन रहा बात? चलिए आप क्या कमेंट करेंगे बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग वीर्य को ही, आपके वीर्य को ही स्पर्म समझते हैं, जबकि दोस्त वीर्य माने होता है आपका सीमन, और सर स्पर्म माने होता है सर आपका शुक्राणु। तो शुक्राणु को आप स्पर्म बोलते हैं और आप इस वीर्य को स्पर्म सीमन बोलते हैं। सुन रहे बात? अर्थात क्या है सर, वीर्य एक लिक्विड पार्ट है, ये पुरुषों को पता होना चाहिए। लिक्विड पार्ट है, एक द्रव पार्ट है, जिसके अंतर्गत ही छोटे छोटे शुक्राणु तैर करके आगे बढ़ सके। अर्थात वीर्य कुछ और नहीं, सीमन कुछ और नहीं, सेमन आप कुछ और नहीं, बल्कि आपका इस स्पर्म शुक्राणु के लिए माध्यम उपलब्ध कराता है, जिससे वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेवल कर सके। अर्थात ये वो लिक्विड माध्यम है, द्रवित माध्यम है,
जिसमें स्पर्म तैर करके आगे बढ़ सके, ठीक। क्योंकि अगर मान लीजिए नहीं होता, स्पर्म सिर्फ ऐसे होता, इसको बॉडी के अंदर गमन करने के लिए पूरा घर्षण फ्रिक्शन सहना पड़ता, उतना इसमें ताकत नहीं होता और ये पहले ही खत्म हो जाता। अर्थात इसीलिए उसमें लिक्विड जैसा पार्ट रहेगा, तो जो द्रवित पार्ट रहेगा, लिक्विड पार्ट रहेगा, वही आपका हो जाएगा वीर्य, और उसमें जो तैरते हैं ये हो जाएगा वीर्य, और जिसमें ये छोटे छोटे दिख रहा है आपको, ये है आपका शुक्राणु। तो ये आपके बच्चे को जन्म देने के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बच्चे को जन्म देता है, और उसके पहुँचने के लिए ये ज़रूरी होता है। अर्थात इसलिए समझे कि सीमन, वीर्य और आपके स्पर्म में दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, जो लोगों को पता नहीं होता है। लोग वीर्य को ही स्पर्म समझते हैं, स्पर्म को ही वीर्य समझते हैं। तब पता चल गया। हाँ सर, अब ये डाउट क्लियर हुआ। हाँ सर, हम लोग सही बात है सर, हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रखते हैं, और हमको सही बात में ये जो ज्ञान था, ये नॉलेज था, ये हमको नहीं था। और अगर था भी तो ये नहीं पता था कि दोनों का उद्देश्य क्या है, दोनों का काम क्या क्या है। तब पता चल गया। हाँ सर, वो उसको एक जगह से दूसरे स्थान तक ट्रैवल करने के लिए माध्यम उपलब्ध कराता है, और वही माध्यम आपका लिक्विड माध्यम है। समझ में आ गया बात? हाँ सर, चलिए भैया, चलिए इतना आप देख लिए। तो आइए, जब अलैंगिक होता है आपका और लैंगिक होता है, असेक्सुअल और सेक्सुअल होता है, तो हम उसी में नेक्स्ट पेज पे आते हैं आपका, और हम समझने की कोशिश करते हैं दोनों क्या क्या है। तो लिखिए आप सर, जनन रिप्रोडक्शन, बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक। हाँ सर, इसमें आप अलैंगिक बताया सर, अलैंगिक, और सर आपके इधर सर लैंगिक, बार बार नहीं लिखूंगा, क्या सेक्सुअल और सेक्सुअल है ना, तो वो लिख के दे दिया हूँ। हाँ सर, उसमें टाइम मत लगाइए, आपका क्लास हम सीधा सीधा फास्ट तरीके से लेकर चलते हैं। लिखेंगे इसमें सीधी सीधी बात, इसमें केवल एक जनक मतलब एक पेरेंट की आवश्यकता होती है, और इसमें आपका दो जनक की आवश्यकता होती है, ठीक। टू पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, इसमें टू पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, एक नर एक नारी, एक पुरुष या महिला। इसमें आपको सर सिंगल पेरेंट की आवश्यकता होती है, सिंगल पेरेंट की, ठीक। हाँ सर, इस प्रक्रिया में क्योंकि देखिए सिंगल पेरेंट है, तो भाई इसको अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए किसी और पार्टनर पर निर्भरता नहीं है। ये क्वेश्चन पूछेगा, जो टेबल बनवा रहा हूँ आप लोगों को, इस टेबल को ध्यान से बनाएंगे, और आपको याद नहीं रखना पड़ेगा क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, तो बात को ध्यान से सुनिए सर। क्योंकि ये अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए खुद पे ही डिपेंडेंट है, किसी और पार्टनर पर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे कि आप लोग मान लीजिए, आप लोगों को अगर पीढ़ी बढ़ानी है, जैसे आप इंसान हैं, तो हाँ सर, पहले हमको सर एक लड़की पसंद करनी होगी, उससे शादी रचाना होगा, फिर उसके साथ हमको सर अपने मतलब कि क्या बोलते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना होगा, फिर 9 महीने का वेट करना होगा, तब जाके हमारा एक बच्चा उत्पत्ति होता है, संतान की उत्पत्ति होती है। था इतना लंबा प्रोसेस है। तो बस वही चीज़ इसमें, क्योंकि अकेले उसको जरूरत है, इसको किसी और पार्टनर को खोजना नहीं है, उससे शादी संबंध स्थापित करना नहीं है, है ना। तो इसको ये बहुत क्या होगा, सर ये बहुत फास्ट होगा, बहुत तीव्र होगा, और ये आपका स्लो होगा। क्लियर हो गया? हाँ सर, तो ये याद नहीं रखना है, कुछ सिंपल सी बात है। तो इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में कम समय, ठीक, एंड कम ऊर्जा, मिनिमम टाइम एंड मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक। तो इसमें कम समय और कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें आपका इस प्रोसेस में आपका अधिक समय एंड अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है संतानोत्पत्ति के लिए, ठीक। समझ आ गया बात? हाँ सर, याद है, समझ में आ गया सर। सर समय अधिक लगेगा, आपको समझा दिए सर। ऊर्जा का कैसे खेल है? अच्छा बताइए, जहाँ 2 जन मिलकर के किसी बच्चे की उत्पत्ति कर रहे थे, दोनों को ऊर्जा लगा कि नहीं? हाँ सर, लगा। और सर जहाँ अकेले बच्चा पैदा कर दे रहा हूँ, एक ही जन को ऊर्जा लगा। हाँ सर, इसलिए यहाँ पे कम ऊर्जा लगती है, क्योंकि इसको कम समय लगता है, क्योंकि यहाँ सिंगल पेरेंट है, अर्थात एक आदमी का ऊर्जा कम रहेगा और 2 आदमी का ऊर्जा अधिक रहेगा, इसलिए अधिक ऊर्जा और अधिक समय लगेगा। सुन आ गया? क्योंकि भाई पहले तो अपने पार्टनर को आप खोजोगे ना भाई। हाँ सर, एकदम स्पष्ट है, हमको कोई दिक्कत डाउट नहीं है सर। चलिए भैया, ये दोनों आपको रटना नहीं पड़ा, समझ गए? हाँ सर, हम समझ गए सर। ये देखिए, क्योंकि सर यहाँ अकेले करना है, एकदम कॉमन सेंस। सर ये सिंगल पेरेंट है, अकेले उसको पैदा करना है अपनी पीढ़ी को, तो सर बताइए इनकी संख्या तेजी से बढ़ेगी, जिनको 2 अपने पार्टनर खोजना है, फिर शादी करना है, अधिक ऊर्जा चाहिए, उनकी संख्या तेजी से बढ़ेगी।
सर जहाँ कम ऊर्जा लग रहा है, कम समय मतलब तेजी से इनके में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बच्चे पैदा हो रहे हैं। सर जब कम समय लग रहा है इनके जनन में, तो सर इनकी पीढ़ी ज़्यादा होगी, इनकी जनसंख्या ज़्यादा होगी। तो लिखिए इनकी जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, ठीक। और इनकी जनसंख्या अपेक्षाकृत मैंने इनकी तुलना में, इसलिए अपेक्षाकृत लिख दे रहा हूँ, मतलब इनके कंपैरिजन में अपेक्षाकृत धीमी गति से बढ़ती है, धीमी गति से बढ़ती है। आप यहाँ इंसानों को और यहाँ अमीबा को ध्यान बस रख के चलिए, इसमें होते बहुत कुछ हैं और उन दोनों को आप रखेंगे ध्यान में। सर अमीबा था, तुरंत तोड़ा, अपने उसे 2 ठो बना दिया, फिर अपने तोड़ा, फिर तुरंत 2 ठो बना दिए। हाँ सर, तो जनसंख्या तेजी से अपना पॉपुलेशन फास्टली इंक्रीज कर सकते हैं, और ये अपना पॉपुलेशन कंपैरेटिव इनके कंपैरिजन में स्लोली इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक। तो हाँ सर क्लियर हो गया। तो इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश बोल रहा हूँ भाई, लिख लेंगे, जितना बोल रहा हूँ उससे आपको समझ में आएगा, फिर अपने लैंग्वेज में आप लिख लेंगे, ठीक है। चलिए आइए लिखते हैं, बताइए लेकिन में एक सिंगल पेरेंट है, तो हमेशा इसी का ही जीन्स या इसी का डीएनए जा रहा है अपने दूसरे पीढ़ी में, तो क्या होगा सर, यहाँ सिंगल पेरेंट है और उसी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है, सर इसमें बहुत कम विविधता देखने मिलेगी। जबकि सर यहाँ 2 पेरेंट्स हैं, तो कुछ इससे आया कुछ इससे आया, जो बच्चा मिल करके पैदा होगा, हाँ सर दोनों से मिलजुल कर दिखेगा, तो ज़्यादा विविधता देखने मिलेगी, है ना, ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन देखने मिलेगा आपको। हाँ सर, तो बस वही चीज़ वाली बात है, और कुछ चीज़ रटना नहीं है दोस्त, सब समझा दूंगा सब। चलिए जैसे कि आप देखिए सर, आपके फादर और मदर दोनों अलग अलग दिखते हैं, और उनसे आप मिले तो आप दोनों के जैसे दिखते हुए भी दोनों से अलग दिखते हैं, है ना। हाँ सर, जैसे आपका नाक आपके फादर पे है, आपका होठ आपके मदर पे है ना, आपका हाइट आपके फादर पे, आपके स्किन का कलर आपके मदर पे है, ठीक है। मगर सर आप दोनों से अलग दिखते हो कि नहीं? हाँ सर, मतलब बहुत डिफ्रेंसिएशन आ जाता है ना। हाँ, जबकि अमीबा से जो बच्चा पैदा होता है, अमीबा वो लगभग अपने पेरेंट्स के जैसे दिखता है। दुनिया का कोई भी अमीबा अलग दिखता है क्या? सब अमीबा एक जैसे दिखते हैं। हाँ सर सही बोले आप, तो सही वाली बात लिखेंगे यहाँ पर। इसमें न्यून या मिनिमम वेरिएशन पाया जाता है, न्यून विविधता पाई जाती है, और इनमें अधिक विविधता, मोर वेरिएशन पाया जाता है, अधिक विविधता मतलब दोस्त मेरे इंग्लिश वालों वेरिएशन है, तो इनके में मोर वेरिएशन, इनके में मिनिमम या लेस वेरिएशन पाया जाता है, अर्थात इनसे जो संतान उत्पत्ति होता है वो लगभग अपने पेरेंट्स के जैसे ही होता है। सर हम कैसे माने? आइए दिखाता हूँ आपको इसी बात पे, अमीबा ही के इमेज दिखा देता हूँ। चलिए आइए, अमीबा कैसा दिखता है। देखिए दोस्त, देख लीजिए, आपको इतना सारा अमीबा दिखा रहा, सब एक ही जैसे दिख रहे हैं, नहीं एडिंग बडिंग। हाँ सर सब एक जैसे दिख रहे हैं, कुछ अंतर दिख रहा है? नहीं सर, लगभग एक ही जैसे हैं सर। हाँ सर, तो बस वही वाली बात है, ठीक। हाँ सर समझ गए इतना? हाँ सर, ये अमीबा है, ये पैरामीशियम है, पैरामीशियम का आकार जूते के आकार का होता है, आप सब पढ़ते हैं सब चीज़, है ना। हाँ सर, देखिए पैरामीशियम हो गया ना, जूते या चप्पल के आकार का। चलिए भैया, समझ गया कि हाँ सर ये चारों आप अंदर बताया और चारों हमको समझा भी दिए, तो हमको ये रटना भी नहीं पड़ा और हमको समझ में भी आ गया, ठीक है दोस्त। ये कूट में जमा करके दे सकता है ना, कि बताइए किसमें ज़्यादा वेरिएशन देखने मिलेगा, किसमें कम, किसमें न्यून विविधता देखने मिलेगी, किसमें मोर, किसमें जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी, किनकी जनसंख्या कम। इसलिए आप देखते हैं कि यहाँ से जो अमीबा बैक्टीरिया वायरस हैं, उनकी जनसंख्या तेजी से ज़्यादा है दुनिया में, और इंसानों की संख्या कम है। हाँ सर, हाँ सर, ठीक, क्योंकि उनको कम समय लगता है, तो कम समय अधिक बच्चा पैदा कर रहे हैं, तो कम समय में लगता है, और अकेले पैदा करें इसलिए कम ऊर्जा लगेगा,
ठीक है सर, आपको पूरा समझा चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं आप लोगों के लिए सीधा हम। आइए ऐसी और लिख देता हूँ, एक ही जगह पे लिख देता हूँ ताकि आपको एक साथ ही मिल जाए पूरा, है ना दोस्त। चलिए लिखेंगे इसी में। सर इसमें जो प्रजाति पैदा होती है सर, वो प्रजातियाँ पर्यावरण के प्रति, प्रजातियाँ पर्यावरण, अपने चारों ओर का आवरण, परिधनावरण पर्यावरण, अपने चारों तरफ के इन्वायरमेंट, प्रजातीय पर्यावरण के प्रति, पर्यावरण में परिवर्तन। मैं लिख रहा है तो समझा दूंगा, रटना कुछ मलन रटना कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सब आपके आसपास चल रहा है तो आप सब चीज़ रिलेट कर सकते हैं। प्रजातीय पर्यावरण में परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं या संवेदनशील होती हैं। क्या होता है इसका मतलब मैं समझा दूंगा, चिंता मत करो, लिख लेंगे दो दोस्त। ये लिखा हुआ हर जगह मिल जाएगा, मगर समझने वाला काम जो है वो हर पुस्तक में नहीं मिलता, इसलिए यहाँ आप समझेंगे। यहाँ लिखिए वही चीज़, प्रजातियाँ परिवर्तनशील वातावरण के साथ, जो परिवर्तन हो रहे हैं परिवर्तनशील वातावरण के साथ, परिवर्तनशील वातावरण के साथ अनुकूलन कर सकती हैं। जैसा आपको बताऊं मैं, समझेंगे, एक एग्जांपल से ही क्लियर हो जाएगा। सर जैसे अमीबा है या इनमें कोई जो छोटे छोटे जीव हैं, या अमीबा लीजिए सर, अगर अमीबा के आसपास जिस टेम्परेचर में वो रहता है, जिस वातावरण में, जिस मॉइस्चर में, जितना उसका आसपास का वातावरण जिसमें वो पल सकता है, आगे बढ़ सकता है, अपना उन्हें अपनी ज़िंदगी को बना के रख सकता है, सर उस आसपास के वातावरण में, इन्वायरमेंट में अगर चेंजेस हो जाए, पर्यावरण में परिवर्तन हो जाए, तो सर उसके प्रति संवेदनशील होता है। कहने का मतलब कि जैसे परिवर्तन होगा, मान लीजिए वो अगर 30 डिग्री तापमान में रह रहा था सर अमीबा, सीधा वहाँ अगर 40 डिग्री तापमान हो गया तो सीधा अमीबा खत्म हो जाएगा, अमीबा मर जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, बहुत ज़्यादा सेंसिबल है उसको लेकर के, अपनी इन्वायरमेंट को। उसको उतना ही चाहिए था जितना उसको चाहिए था, उससे ज़्यादा आप देंगे, उससे कम आप देंगे तो मर जाएगा। और उसी जगह आप लीजिए यहाँ पर इंसान को, सर परिवर्तनशील वातावरण, आपको देखिए इंसान को आप सर पहाड़ों में भेज दीजिए, ठंडे जगह पे, रेगिस्तान में भेज दीजिए, समुद्र के अंदर भेज दीजिए, पहाड़ों पर, नदी पर, आसमान पर, आकाश पर, सर इंसान इतना ढीठ प्रजाति है सर, कहीं भी जाकर के जी लेता है। अर्थात उसके में एडाप्टेशन होता है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के प्रति अनुकूलन होता है सर, वो अनुकूल हो जाता है, अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से अपने शरीर को ढाल लेता है, वैसा व्यवस्था बना लेता है कि ठंडे जगह गया तो जैकेट वगैरह पहन के अपने आप को बचा लिया, गर्म जगह गया तो अपना कपड़ा वपड़ा खोल करके बढ़िया वहाँ पर व्यवस्था अपना बना लिया, पेड़ वेड़ का छाया पूरा टेंट वेंट लगा करके। तब देखेंगे इंसानों में सर पर्यावरण में जो परिवर्तनशील है, जो परिवर्तनशील पर्यावरण या वातावरण, उसके साथ अनुकूलन कर सकता है, एडाप्टेशन कर लेता है, अर्थात बदलते हुए एनवायरमेंटल कंडीशन के साथ वो अपनी एडाप्टिबिलिटी भी बढ़ा लेता है, एडाप्टिबिलिटी के साथ उसको एक्सेप्ट कर लेता है या उसके प्रति एडाप्टेबल हो जाता है। ठीक है, हाँ। जबकि इसमें अमीबा जैसे हैं, उनके पर्यावरण में अगर चेंजेस होगा, हमारे जो गर्मी में रहता है आप उसको ले जाएंगे पहाड़ों पर, ठंडी में मर जाएगा, जो ठंडी में रहता है उसको लेंगे आप रेगिस्तान में, मर जाएगा। तो ऐसे ही इसलिए लिखा गया है कि ये पर्यावरण के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिबल होते हैं और ये अपने साथ बदलाव नहीं कर पाते, अनुकूलन नहीं कर पाते, अडाप्ट नहीं कर पाते हैं बदलाव को, इसलिए ये मर जाते हैं, जबकि इंसान कहीं भी जाकर के जी लेता है। तो दोनों लाइन का मतलब समझ गए आप? हाँ सर, इंग्लिश वाले लिख लेंगे, चलिए बोल दे रहा हूँ। स्पीसीज आर, इसके लिए स्पीसीज आर वल्नरेबल टू चेंज इन एनवायरमेंट, और उसके लिए लिखेंगे स्पीसीज कैन अडाप्ट टू एन एनवायरमेंट विच चेंजेस। क्लियर हो गया? स्पीसीज कैन अडाप्ट टू एन एनवायरमेंट विच चेंजेस। हो गया? हाँ सर, ठीक। इसमें एग्जांपल लिखा दूंगा फिर आप लोगों को, तो वही यहाँ अमीबा है, वही इंसान है, बार बार आप समझ के चल ही रहे हैं। हाँ सर,
और इनके में लिखेंगे सर, इनके में आपके जो लैंग्वेज जनरल वाले, इनके में सर आपका इवोल्यूशन या उत्क्रांति नहीं होती है, इनमें इवोल्यूशन नहीं होती है। ठीक। और सर इनके में इवोल्यूशन या उत्क्रांति समय के साथ साथ होती है। कहने का मतलब क्या है भाई सर, इवोल्यूशन का मतलब हम क्या समझे, इस इवोल्यूशन, इस उत्क्रांति का मतलब क्या सर, उत्तधन क्रांति अर्थात उत के में क्रांति लाना, मतलब क्रांति का मतलब बहुत बड़ा बदलाव लाना। अर्थात मान लीजिए कि किसी स्थान का घास पेड़ इतने छोटे छोटे थे तो इतने ऊंचे गर्दन वाली बकरी मिली यहाँ सर, फिर धीरे धीरे इस स्थान के पेड़ और बढ़ने लग गए तो बकरी पेड़ पत्ता खाने के लिए अपने आप में और बदलाव की और इतना ऊंचा अपना मुंडी करके खाने लग गई। हाँ सर, फिर इसी का आप देखिए कि पेड़ अब बहुत बड़े बड़े हो गए, तो ये जो थे यही आपके जीव, ये अपने आप को और बड़ा कर लिए, जिसको आप जिराफ के रूप में देखते हैं। तो हाँ सर, जिराफ भी आपका लैंगिक जनन का उदाहरण है। और वो जैसे जैसे अपने आप कई सौ सालों में जैसे जैसे पेड़ बढ़ते गया तो उसको खाने के लिए अपनी गर्दन को ऊंची करते गया, ऊंचा करता गया, ऊंचा करता गया, और उसके वजह से आज जिराफ का गला इतना ऊंचा दिखता है। समझ में आ गया बात? इसे कहते हैं इवोल्यूशन, उत्क्रांति, परिवर्तन, उसमें अपने खुद में इवोल्यूशन लाना, ऐसा परिवर्तन लाना जो समय के साथ जरूरी हो। अगर वो ये इवोल्यूशन नहीं ला पाता तो यहाँ के घास पेड़ ऊपर चल जाते, पत्ते ऊपर चल जाते, घास है पेड़, तो क्या ये खा पाता? अगर इतना छोटा नहीं खा पाता और ये भूखा मर जाता। और साथ ही खुद को बचाए रखने के लिए इवोल्यूशन कर सकता है, खुद को ये पर्यावरण के प्रति अनुकूल रहता है, तो पर्यावरण बदलते गया तो उसको अपने आप को भी बदलते गया और यहाँ से इस स्थिति में पहुँच गया। आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। जबकि अमीबा वैसा नहीं है, वो अपने में परिवर्तन नहीं करता, वो वैसा ही दिखता है जैसे आज से 100 साल पहले भी दिख रहा था, आज भी दिखता है, वैसी वाली बात है। ठीक, थोड़े बहुत स्टेज पे सब में होती है मगर इनके में ज़्यादा होती है। ठीक, चलिए यहाँ लिखा था आप लोगों को एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल, ये उदाहरण यहाँ पे हो जाएगा अमीबा। ठीक, अमीबा। और यहाँ तो आप जान रहे हैं सर, इंसान जैसे कि एग्जाम्पल, ये उदाहरण हो जाएगा मनुष्य। अच्छा, एनिमल्स वगैरह सब, और एग्जाम्पल में मनुष्य, ह्यूमन आप लिख लेंगे। ठीक है सर, क्लियर हो गया? हाँ सर। चलिए, जब आप इतना समझ गए तो अब मैं आप लोगों को एक टेबल और चार्ट बनवाने वाला हूँ। उसी टेबल चार्ट से आपका मैक्सिमम क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, वहीं से आपके पूरे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएंगे, वहीं से आपके पूरे क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाएंगे। इसलिए ध्यान से इस टेबल को, इस चार्ट को आप देखेंगे ताकि आप लोग एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। फिर सर ये हमारा बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, तुरंत खत्म हो जाएगा ये, है ना? शायद इसी क्लास में खत्म हो जाए, सर थोड़ा सा और लगे तो लगे। तो सर ये वाला हिस्सा से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम आएंगे इसके नेक्स्ट हिस्से में, तब हम पढ़ेंगे आपका ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, अभी बाकी पूरी दुनिया का जान ले रहे हैं। चलिए, तो दुनिया में सिर्फ आपका ह्यूमन ही जो प्रजनन नहीं करते हैं, उसके अलावा बहुत सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, अमीबा, पैरामीशियम, इसमें सब के सब आपके में रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो इसलिए हमको सबके बारे में जानना जरूरी है। ठीक, क्योंकि आजकल क्वेश्चन लैंगिक से कम और आपके अलैंगिक से ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, और कोचिंग वालों को आपको, क्योंकि और कोचिंग वाला ऐसा माहौल बनानी है कि दुनिया में लोगों को लगता है कि सिर्फ ये इसी तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, जनन होता है या बच्चे आते हैं दुनिया में। ऐसा नहीं है दोस्त, है ना? चलिए, मैं कोशिश करता हूँ मिल जाए इंटरनेट में, नहीं तो हाथ से बना दूंगा। और आप लोगों के लिए एक बार कोशिश कर देखते हैं। बडिंग जनरेशन पूरा नहीं है,
चलिए बस समझाने के लिए ठीक है रख लेता हूँ इसको भी, ठीक है, अच्छी तरह से आपको समझा दूँगा उस समय, कलेक्ट कर करके रख लेता हूँ आप लोगों के लिए, है ना। तो यही मेथड नहीं है, और भी हैं, मगर आपको समझाने के लिए रख ले रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। क्योंकि चित्र का आप देखे रहेंगे तो मेरे को लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, आप देख करके उसी समझ जाएंगे यहाँ से कैसे क्या होता है करके। चलिए भैया और खोजते हैं। चलिए पहले तो अब ये देख के रख लीजिए, ठीक, कि डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सर एक आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल में आपके जैसे एग्जांपल कॉकरोच इन लोग करते हैं सर। असेक्सुअल में आपके फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, रिजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ये एग्जांपल इससे आपके बैक्टीरिया, अमीबा और ऐसे जो जीव हैं वो करते हैं, ठीक है। ठीक है सर, चलिए भैया ये टेबल ये इसको लेके आ जाता हूँ आप लोगों के लिए। जो पढ़ाया हूँ उसी को इस टेबल में रहेगा तो आपके लिए ठीक है। चलिए दिख रहा है आप लोगों को क्लियर? हाँ सर। मैं ऐसा खोजना चाह रहा हूँ एक ही में सब मिल जाए, वो सोच रहा हूँ। चलिए ये डायग्राम आपका लगभग काम कर देगा, इससे आपका लगभग काम हो जाए, शायद लगभग काम हो जाएगा। बाकी अगर कुछ लगेगा तो यार देख लेंगे पूरा काम हो रहा है कि नहीं। ठीक, चलिए क्लियर हुआ? हाँ सर। अगर धुंधला दिख रहा होगा आपको, स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, चिंता मत कीजिए, मैं उसको आप लोगों के लिए स्पष्ट कर दूंगा, अपने बोल बोल के मैं सब बता दूंगा कि कहाँ क्या लिखा है, तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ सर। तो चलिए दोस्तों, ठीक, हाँ सर। चलिए ये सब पढ़ लिया, उसके बाद मैं चार्ट बनाता हूँ, फिर इसको ले आऊँगा मैं इस पर आपको। चलिए लिखेंगे सर ऐसे, हम सबसे पहले असेक्सुअल को पढ़ेंगे, फिर आपका सेक्सुअल वाला पढ़ेंगे हम सर, ठीक। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, हाँ सर, या अलैंगिक, अलैंगिक जनन, ठीक, हाँ सर। इसको आप बांटेंगे हिस्से में तो देखेंगे सर, इसी से निकलता है कि आपका फिजन, ठीक है। हाँ सर फिजन, सर फिजन जो है सर आपका, फिजन मैंने सर एक से अगर दो का निर्माण हो तो ये फिजन होता है। हाँ सर, एक से आपको दो का निर्माण फिजन कहलाता है, ठीक। हाँ सर, जैसे फिजन कहते हैं, या फिजन को आप हिंदी में विखंडन बोलते हैं। हाँ सर, चलिए भैया देखिए सर, फिजन ही आपका विखंडन, क्लियर हुआ? हाँ सर, ये आपका एक टाइप हो गया। हाँ सर, ऐसे इस तरीके से मेरे बच्चे का निर्माण होता है, जैसे आप अमीबा में देखे थे
मगर इसमें भी आपके दो हिस्से याद रखेंगे सर, इसके भी दो हिस्से हैं। इसके भी सर आपके दो दो हिस्से हैं सर। सर इसका एक हिस्सा है सर आपका बाइनरी, सर बाइनरी फिजन, फिजन कितने लिख रहा हूँ, हाँ सर। और सर आपका मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, इसके दो प्रकार हैं, अर्थात द्विविखंडन, द्विविखंडन और आपका मल्टीपल मतलब बहु विखंडन। क्लियर हो गया? हाँ सर, इसके दो टाइप हैं, हम जान गए सर, ठीक। हाँ, ये इसलिए जान रहे हैं आप कि सर इसने पूछेगा कि बताइए कौन सा ऐसा जीव है जो बाइनरी फिजन से अपनी संतान की उत्पत्ति करता है, नाम दे देगा आपको, अमीबा, पैरामीशियम, ये वो फला डिमका। और सर मल्टीपल फिजन कौन करता है, हाँ सर बहुविखंडन। सर दोनों में अंतर क्या है? बाइनरी फिजन का मतलब द्वि मतलब दो, अपने एक टूट करके दो बनाएगा, सर हो गया आपका द्विविखंडन, समझ गए? एक टूट करके दो बनाए तो द्विविखंडन, और एक अगर टूटे और बहुत सारा बना दे, दो से अधिक बना दे तो बहुविखंडन हो जाएगा। दोनों में अंतर हो गया? हाँ सर, हमें अंतर क्लियर हो गया। और आप क्या देखेंगे सर, बाइनरी फिजन का ही आपका एग्जांपल है अमीबा, अपने टूट के दो बनाता है, आपको पता है तो हाँ सर इसका एग्जांपल हो जाएगा अमीबा। लिख दे रहा हूँ, बाकी आपको सब आगे बता दूंगा, यहाँ बस इसका पढ़ें इसलिए आपको इससे जिक्र कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए भैया, तो यहाँ पे एक एक प्रोसेस समझ गया आप कि किससे सर इससे कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का निर्माण होता है। तो फिजन उसमें एक प्रोसेस है। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए इनमें से कौन सा लैंगिक या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम का हिस्सा है, तो आपको दे देगा फिजन, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन। तो आपको याद रखना सर, फिजन तो एक है, विखंडन एक है, उसमें भी दो हिस्से हैं, बाइनरी फिजन और आपको मल्टीपल फिजन। फिर यहाँ क्वेश्चन आएगा इससे कितने हिस्से हैं, दो हिस्से हैं, बाइनरी मल्टीपल। ये क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, और ये जरूर पूछेगा कि बताइए अमीबा जो है वो किस प्रोसेस से अपने आप का प्रजनन करता है, रिप्रोडक्शन करता है। तो आप बताएंगे सर बाइनरी या द्विविखंडन या फिजन, बाइनरी फिजन या द्विविखंडन विधि से अमीबा जो है रिप्रोडक्शन या जनन करता है। तो ये आपको क्लियर हो गया एक चीज़? हाँ सर क्लियर हो गया। आइए हम दूसरे पे आते हैं। फिर आपका आ जाएगा इसमें, फिर एक और लीजिए, इसका इसमें आ जाएगा एक और आपका बडिंग। सर बडिंग जिसे कहते हैं मुकुलन, मुकुलन। सर इस प्रोसेस से कौन अपने आप में बच्चा पैदा करता है, सब आपको दिखाऊंगा मैं, चिंता मत कीजिए, ठीक है। आपको सब एक आँख से दिखा दूंगा मैं, ठीक। एक होता है आपका ये बडिंग मुकुलन, ठीक। चलिए इधर बडिंग मुकुलन को लिख देते हैं। ऐसा बडिंग मुकुलन कैसे होता है, क्या होता है, सब लिख दूंगा, बट टेंशन मत लीजिए। इसके एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिख दूंगा मैं, यहाँ पे इसके एग्जाम्पल लिख दूंगा जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। हाँ सर, एग्जाम्पल यहाँ लिखूंगा आप लोगों के लिए मैं, क्लियर। चलिए पहले आप सिर्फ प्रोसेस का नाम लिख लीजिए। सर एक फिजन विधि है, एक बडिंग या मुकुलन विधि है। सर इसमें कैसे होता है सब बताऊंगा मैं, एक चित्र दिखा दिखा के बताऊंगा, आप कभी नहीं भूलोगे, बस यहाँ ध्यान से लिखते चलो। सर फिर इसके बाद इसमें एक और देखेंगे सर, इसी में एक और देखेंगे, इसमें नहीं, इसका एक और अलैंगिक जनन का एक और नया हिस्सा देखिए। चलो आप लिखेंगे सर रीजनरेशन, रीजनरेशन ये आपका पुनर्जनन, ठीक। ये भी एक प्रोसेस है, सर रीजनरेट कर लेना, पुनर्जनन कर लेना। सर रीजनरेट कैसा होता है सर, आप देखते हैं सर छिपकली की पूंछ अगर कट जाती है तो उसकी फिर से नई पूंछ आ जाती है, वो रीजनरेट कर लेता है। हाँ सर, तो ऐसे कोई बच्चे का भी उत्पत्ति करता है क्या सर, अपने से दूसरी पीढ़ी का भी उत्पत्ति करता है? तो हाँ सर, यहाँ से पूंछ का हो रहा है और कोई अपने जैसा सेम अपनी एक नई पीढ़ी को बना लेता है इसी प्रोसेस से। तो रीजनरेशन के आप ये समझे? हाँ सर हम समझ गए। चलिए तो यहाँ ये हो गया आपका। इसका भी एग्जांपल यही बता दूंगा जो सबसे फेमस है ना, ताकि आप लोग उससे भी क्वेश्चन बने तो क्लियर हो जाए आपका, ठीक है सर। चलो तो यहाँ से ये भी एक क्रम हो गया। हाँ सर, अलैंगिक जनन का। हाँ सर, आइए और आपको बताऊँ ऐसे ही मैं, सर फिर आपका है सर फ्रेगमेंटेशन,
फ्रेगमेंटेशन, अर्थात अपने आप को फ्रेगमेंट में तोड़ देना, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ देना, फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। ठीक, या फ्रेगमेंटेशन का मतलब तो विखंडन हो जाना, विखंडन। सर फिजन माने तो सर अपने आप को विखंडन बोलते हैं। फ्रेगमेंट मतलब भी दोस्त आप समझिए, इसका इंग्लिश टर्म से याद रखेंगे, इसलिए हिंदी में कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए उसको फिजन याद रखेंगे, इसको आप फ्रेगमेंटेशन याद रखेंगे, फिर मैं विखंडन लिख देता हूँ। ठीक है, या फ्रेगमेंट का मतलब होता है छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाना। ठीक है, तो क्या होता है इसका मैं अंतर आपको समझाता हूँ। दोनों का मतलब विखंडन है, मगर दोनों का रियल मतलब क्या है ये चलिए मैं इसको विखंडन ना लिख करके ऐसा कुछ लिखता हूँ जिससे आपको इसके नाम से सब चीज़ क्लियर हो जाए। अपने अपने ही छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाना, छोटे छोटे हिस्सों में टूटना। और यहाँ क्या था इस विखंडन का मतलब सर अपने जैसे नए हिस्सों का निर्माण करना। ये निर्माण कर रहा था, देखिए अमीबा अपना अलग तौर अपने से नए चीज़ों का निर्माण कर दिया। मगर ये क्या करता है, ये अब ऐसा करता है, ये ऐसा मान लीजिए ऐसा हिस्सा है, इसका ये ऐसा ऐसा ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं सर कोई बिस्किट उसमें अलग अलग खांचा बना हुआ है, या आप कैडबरी वो ले लीजिए, डेयरी मिल्क सिल्क ले लीजिए, तो आप इसका इतना हिस्सा तोड़ दिए, फिर अपने आप इसको इतना तोड़ कर रखे तो खुद अपने आप फिर अपने आप को इतना बड़ा डेयरी मिल्क बना लिया। इसका ये हिस्सा टूटा तो फिर उसका फिर वो यहाँ रखे उसको, फिर वो अपने लिए इतना बड़ा डेयरी मिल्क बना लिया इधर बना करके। तो समझे कि अपने हिस्से अपने ही छोटे छोटे हिस्सों में टूटना फ्रेगमेंट कहलाता है, अपने छोटे छोटे हिस्से में टूट जाना फ्रेगमेंटेशन, जबकि अपने से नए हिस्सों का निर्माण करना, है ना। हाँ सर, दोनों में अंतर समझ में आया। हाँ सर, चलिए दोस्त, तो अब ये लिखने के बाद समझाने के बाद मैं उसको विखंडन लिख देता हूँ। तो जब आपको अंतर पता चल गया दोनों विखंडन में अंतर क्या है, वहाँ नए हिस्सों का निर्माण हो रहा है और ये अपने में से पुराने हिस्सों को ही, जो नए नए हिस्सों का निर्माण होता है और ये अपने पुराने हिस्सों को ही अपने से अलग कर देता है। ठीक, चलिए देखिए फ्रेगमेंटेशन माने भी विखंडन, और दोनों में आपको अंतर स्पष्ट हो गया होगा। यही सब चीज़ है, ये सब पुस्तक में नहीं दिया होता है, ये सब चीज़ आपको यहाँ सीखने मिलता है, और सिविलाइजर में ही आपको इस तरीके से बच्चे को एक एक चीज़ तोड़ तोड़ के समझाया जाता है दोस्त। इसलिए आप बने रहिए और साथ में पढ़ते रहिए। ठीक, चलिए इसका भी एग्जाम्पल हम लिख देंगे आप लोगों के लिए, ताकि एग्जाम्पल से आते हैं कि बताइए ये इसका नाम दे देगा इसमें एग्जाम्पल का, जैसे यहाँ दे देगा अमीबा का, बताया अमीबा कैसे रिप्रोडक्शन करता है, दे देगा फिजन या बाइनरी फिजन, बडिंग, मल्टीपल फिजन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन। समझे आप क्वेश्चन कैसे बनेगा कि अमीबा कैसे रिप्रोडक्शन करता है, दे देगा बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, फिजन, बडिंग, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, और जो नाम आएंगे वो। हाँ सर, तो इसमें किसी का भी एग्जाम्पल लेगा और उसको चारों इसी ऑप्शन में घुमा करके आपसे पूछ लेगा और आप लोग कर लेंगे गलती। इसलिए मैं आपको जो इसके सबसे फेमस एग्जाम्पल है जिससे क्वेश्चन अक्सर बनते हैं वो यहीं पे इनके लिखवा दूंगा, ताकि आपको जो है डाउट ना रहे। ठीक, हाँ चलिए फिर इसमें से लीजिए भैया, इसी में जो ऊपर से आ रहे थे अपने इसी में दूसरा हिस्सा लीजिए, एक और नया चीज़। चलिए आपका स्पोर फॉर्मेशन, मैं आपको सबका चित्र दिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए। सर स्पोर फॉर्मेशन या बीजाणु, अपने से बीज अणु का निर्माण करना, मतलब अपने से बीजों का निर्माण करना और उसको गिरा देना और उन्हीं बीजों से नए पेड़ों का निर्माण हो जाना, वैसे समझिए। तो अपने से स्पोर या अपने से बीजों को छिड़कना और उससे ही नए पेड़ों का निर्माण, अपने से पत्ती को गिराना, उस पत्ती से नया पेड़ निकल जाना, तो ये आपका स्पोर फॉर्मेशन है, सब समझ के चलेंगे। ठीक, कहने का मतलब क्या, मान लीजिए अगर ये ऐसा कोई आपका ऐसा कोई आपका क्या है, ऐसा करके कोई आपका कवक है, कवक क्या है सर, ये आपका सर कवक है। सर कवक क्या होता है, सर कवक माने होता है दोस्त फंगस, फंगस। हाँ सर, सर फंगस है सर, और इसके अंदर छोटे छोटे ऐसे बीज बने हुए हैं, तो क्या करता है अपने आप को ब्लास्ट कर देता है, फोड़ देगा। तो फोड़ेगा तो इसके जो अंदर जो छोटे छोटे बीज हैं ये सर अलग अलग जगह बिखर के गिर जाएंगे और प्रत्येक बीज से आपका फिर नया कवक का निर्माण हो जाएगा, नए फंगस का निर्माण हो जाएगा। हाँ सर, तो यही स्पोर फॉर्मेशन है, चित्र बना के समझा दिया। चलिए इसका एग्जाम्पल भी लिख दिया भाई, कवक फंगस में देखने मिलता है। चलिए तो आपको ये समझ में आ गया। चलिए तो लिखेंगे बीजाणु निर्माण या आपका स्पोर फॉर्मेशन। ठीक, हाँ सर, इसके लिए भी आपको एग्जाम्पल तो कवक ही है, इसका भी एग्जाम्पल कवक है।
इसका एग्जाम्पल कवक है, तो भाई कवक जब इसका एग्जाम्पल है तो आप लोगों को दिक्कत और नहीं होना चाहिए। एक मिनट रुकेंगे, आप लोगों को समझाता हूँ मैं। तो स्पोर फॉर्मेशन भी आप समझ गए हैं, चित्र बना के आपको समझा दिया हूँ मैं। हाँ सर, चलिए आगे देखिए। देखिए इतने सारे प्रोसेस थे कि आप जानते थे इससे पहले। यही वाला दोस्त है 10, यही गलती है बच्चों का कि बच्चे बोलते हैं सर पता नहीं कहाँ से एग्ज़ाम में दिया था, हम लोग से सर बना ही नहीं, बना ही नहीं, बना ही नहीं। ठीक, बनेगा भी कैसे दोस्त, आप लोगों को बताया ही नहीं जाता है, क्योंकि आप बच्चे ये सब पढ़ते हैं और भाग जाते हैं। अरे सर मज़ा नहीं आ रहा, क्या ये सब पढ़ा रहे हो सर, चलो ना ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाओ, मज़ा आता है। अरे दोस्त, एग्जामिनर भी जानता है कि आपको किस में मज़ा आता है, और जो आप मज़ा करने के लिए आपको पोस्ट या पद नहीं मिलेगा क्योंकि उसको काम करवाना है आपसे, तो जानता है कि जो इंसान मेहनती है, जो जुझारू रूप से इन सबको पढ़ पाएगा, जान पाएगा, सीख पाएगा, उसको वही व्यक्ति मन लगा के काम भी कर पाएगा। इसलिए वैसे व्यक्ति को सोचते हैं और उनके लिए ऐसे ही पेपर सेट करते हैं। पेपर सेटर जो होता है ना एग्जामिनर, सब जानता है आपके अंदर की सोच विचार मानसिकता को, तो आप समझ जाइए। आपको क्या पता था इतने सारे चीज़ होते हैं? क्या आपको पता था असेक्सुअल में इतने सारे चीज़ होते हैं, और असेक्सुअल में यही होते हैं, ये भी नहीं पता होगा आपको, तो नाम भी नहीं पता होगा। असेक्सुअल में सिर्फ पेड़ वाला जानते हो, हाँ सर पेड़ में होता है सर, निकलता है सर स्टिग्मा से स्टाइलस में निकलता है, चल जाता है, हो जाता है बस, ये पेड़ से बीजा गिरता है, हो जाता है बस। असेक्सुअल में इतना सारा अलैंगिक में, क्या आपको पता था? नहीं सर। तो देखिए सिर्फ से मैथड ही पूछ ले, नाम ही पूछ ले, तो आप लोगों का हालत ख़राब हो जाएगा। फिर उसके अंदर इतने सारे एग्जाम्पल हैं, बात ही छोड़ दीजिए। और क्वेश्चन के नाम से और सबसे ज़्यादा इनके एग्जाम्पल से ही बनते हैं दोस्त। ठीक, चलिए दोस्त आगे लिखिए। सर वेजिटेटिव प्रोपागेशन ठीक, हाँ वानस्पतिक जनन, वानस्पतिक जनन, ये वानस्पतिक जनन या वेजिटेटिव प्रोपागेशन, इसमें हम वो हिस्सा पढ़ेंगे कि पेड़ों में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। इसलिए इसको हम जब आपका बॉटनी पढ़ाएंगे तब उसमें इसको हम कवर करेंगे। इसलिए ये आता अलैंगिक जनन में ही है, क्योंकि इसमें दो लिंग की जरूरत नहीं है, खुद से निर्माण हो जाता है। मगर इसको हम वहाँ पे पढ़ेंगे, इसको वहाँ पे अच्छे से जानेंगे। जब हम बॉटनी पढ़ेंगे तो उसको आपको यही बता दिया मैं, हाँ सर आप बता दिए हैं, मतलब हमको यहाँ पे नाम पता चल गया सर, इसमें वेजिटेटिव वनस्पति बने, पेड़ पौधों वाला बात, पेड़ पौधों में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखेंगे। सर पेड़ में सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्या? तो नहीं दोस्त, पेड़ में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे इस इंसानों में होता है वैसे पेड़ पौधों में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। जैसे आपका स्पर्म जाता है मादा के अंडाणु में जाकर के मिलता है और उसके गर्भ में बच्चे का निर्माण होता है, वैसे ही यहाँ भी होता है, पेड़ों में भी होता है उस तरीके से ही, बस उसका नाम अलग अलग है, रूप अलग अलग है। तो आप सोचिए कि आपको क्या ये पता था कि पेड़ों में अलैंगिक और लैंगिक दोनों जनन होता है? नहीं सर। तो यही बात बताया ना कि बच्चों को ज्ञान अधूरा अधूरा दिया जा रहा है। इसलिए बच्चे बोलते हैं कि एग्जाम में कहाँ का क्वेश्चन पूछ रहे, इसरो डीआरडीओ बना दिया पूरे छत्तीसगढ़ के एग्जाम को, ऐसा कोई पेपर लेता है क्या? पेपर बहुत ऊपर ऊपर से पूछ रहा है, इसका नाम, उसके नाम के एग्जाम्पल, बात खत्म, इससे ऊपर का पेपर आ ही नहीं रहा है। और क्योंकि आप लोग इतना ही नहीं पढ़े हैं, आपको कोई इतना पढ़ाया ही नहीं है, इंट्रोडक्शन ही नहीं पढ़ाया इसका, तो आप लोग कहाँ से बनाएंगे दोस्त? इसमें आपकी गलती नहीं है, अभी तक आप जहाँ से पढ़ रहे हैं उनकी गलती है, जो आपको पढ़ा रहे हैं उनकी गलती है। इसलिए बोलता हूँ कि सही मार्गदर्शन पकड़ना और सही कोचिंग के साथ या सही गुरु के साथ तैयारी करना ही जीवन का सबसे बड़ा सफलता का साधन है। समझ में आया बात? चलिए, इसमें कई लोगों को तो नाम पहली बार सुन रहे होंगे, समझ में आ रहा बात ना? और ये मैं लिख के दे सकता हूँ। क्यों बोल सकते हो सर आप ऐसा? क्योंकि सर जब हम पढ़ते थे ना दोस्त, तो हम तो इन नाम भी नहीं सुने थे कि एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल के अंदर इतना सारा चीज़ है, ये हम सुने तक नहीं थे हम, तो हमको पढ़ाया ही नहीं गया था। आपको बताया था ना, हमारा हम जब पढ़ रहे थे तो हमको ये सब बताया ही नहीं गया था। चलिए, तो ये हमारे मेहनत कर करके बनाए गए आप लोगों के लिए कंटेंट है। ठीक, हाँ सर, क्लियर हो गया? हाँ, चलिए अब मैं आपको वन बाय वन बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, फिर बडिंग, फिर रिजनरेशन, फिर फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, इन सब का जानकारी दूंगा। ठीक, हाँ सर। तो चलिए देखते हैं, आप लोगों से क्लास हो गया होगा तो नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे इसको।
तो चलिए, आज का अपना क्लास कंप्लीट हो गया है, लगभग इससे ज़्यादा बड़ा क्लास नहीं करेंगे। तो इसके एग्जाम्पल्स के साथ और इनके प्रत्येक के चित्रिक रूप के साथ कि सर किसमें कैसा कैसा प्रोसेस होता है, वो सब आपको दिखा के विजुअल इफेक्ट के साथ मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में वो टॉपिक कवर कर लूँगा। तो आज की क्लास को हम ये भी समाप्त करते हैं, ताकि आपको पहले नाम के साथ ही आप अच्छे से अपना संबंध बना सकर के हाँ सर कि ये नाम होते हैं सेक्सुअल में, ठीक है सर। तो इतना आप जब जान जाएंगे तो उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से इसके अंदर के एक हिस्से का हम अलग से चित्र देख करके एनिमेशन के थ्रू, इमेज के थ्रू हम एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवाएंगे। तो चलिए, ये आप सबसे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। और इस चीज़ का मुझे बहुत अफसोस होता है कि बच्चे लोगों को क्यों इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए उनसे। इतना ऊपर ऊपर का चीज़ है, 1 या 2 क्लास में खत्म हो जाता है, मगर फिर भी बच्चों को अधूरा ज्ञान क्यों दिया जाता है, ताकि बार बार बच्चे उन्हीं का बुक खरीदे, किताब खरीदे, बार बार उनके पास कोचिंग पढ़े, हर पोस्ट है, हर पोस्ट के लिए फिर से कोचिंग पढ़े। मतलब बच्चों ठीक है, पैसा ले रहे हो, पढ़ा रहे हो, अच्छी बात है, पैसा लेना ही पड़ेगा भैया। हर व्यक्ति दुनिया में काम करता है तो पैसा लेता है, मगर बार बार पैसा लेना बच्चों से, उसी पैसे के लालच में बच्चों को गलत ज्ञान देना, ये बहुत गलत है यार दोस्तों। ये मेरा शिकायत हमेशा रहता है किसी भी कोचिंग संस्थान से, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन। तो ये वाली बात है। चलिए, बाकी आप लोग जैसा आपका विचार है देखिएगा। चलिए, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।